नमस्कार दोस्तों। एंशिएंट हिस्ट्री की पिछली वीडियो में हमने वैदिक पीरियड के बारे में जाना, जिसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड के बाद हमने भारत की भूमि में बने 16 महाजनपदा के बारे में जाना। फिर उन 16 महाजनपदा में चली वर्चस्व की लड़ाई को जाना। हमने जाना कि किस तरह मगध अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और काबिल रूलर्स की वजह से विजेता बनकर उभरा। इसी के साथ हमने मगध की हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी और उसके बाद नंद डायनेस्टी के बारे में जाना। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम मगध पर मौर्य वंश की स्थापना के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये कहानी शुरू होती है 326 BC से, जब अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने भारत के नॉर्थ वेस्ट पर हमला किया। भारत के वीर योद्धा पोरस भी सिकंदर को हरा नहीं पाए, पर पोरस से हुई लड़ाई ने सिकंदर की सेना को लोहे के चने चबवा दिए। इस युद्ध को बैटल ऑफ हेडेस्पस के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना का सामना था मगध की विशाल सेना से, पर सिकंदर की सेना ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया और सिकंदर को ना चाहते हुए भी वापस लौटना पड़ा। सिकंदर तो वापस चला गया, पर उसने भारत के राजाओं के मध्य संगठन की कमी और अंदरूनी कमजोरियों को उजागर कर दिया। इन कमजोरियों को पहचाना तक्षशिला के महान शिक्षक चाणक्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य द्वारा मगध पर हुई विजय पर अनेक अलग अलग कहानियां लिखी गई हैं, पर इतिहास की दृष्टि से इसे समझने के लिए हमें उस समय के लिटरेरी सोर्सेज को जानना और उन लिटरेरी सोर्सेज की पुष्टि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो उस पीरियड के संबंध में हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज का इंडिका, विशाखादत्त का मुद्र राक्षसा, हिंदू धर्म का पुराण व बौद्ध धर्म का दीपवंशा और महावंशा से काफ़ी जानकारी मिलती है। और अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो प्रकृत भाषा में लिखे अशोक के एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस, सका रूलर रुद्रदमन का जूनागढ़ गुजरात में बनाया गया रॉक इंस्क्रिप्शन, गोरखपुर यूपी की कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, बोगारा बांग्लादेश में मिली महास्तर इंस्क्रिप्शन और जहानाबाद बिहार की बारबरा केव एडिक्ट्स हमें मौर्य काल की काफ़ी जानकारी प्रदान करती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं मौर्य डायनेस्टी के बारे में। मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त के जन्म व ओरिजिन को लेकर हिस्टोरियंस में मतभेद है। जहाँ हिंदू ग्रंथ पुराण और विशाखादत्त का मुद्र राक्षसा अनुसार वह शूद्र कुल से बिलोंग करते थे, जबकि बौद्ध और जैन धर्मों के अनुसार उन्हें मौर्य क्षत्रिय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बचपन में चंद्रगुप्त अपने दोस्तों के साथ राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे, जिसमें वो राजा बने थे। उस समय वहीं से गुजरे चाणक्य ने जब उन्हें ऐसा करता देखा तो वह उनकी लीडरशिप स्किल से प्रभावित होकर उन्हें अपने साथ तक्षशिला ले गए। चाणक्य चंद्रगुप्त की प्रतिभा को निखारने के लिए उन्हें मिलिट्री आर्ट्स और स्टेट्समैनशिप की शिक्षा देते हैं। समय गुजरता जाता है और उदय होता है उस साम्राज्य के सूरज का जिसके तले भारत एकजुट हो जाता है, राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर। बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंशा टीका और जैन टेक्स्ट परिशिष्टा पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त चाणक्य की सहायता से एक आर्मी तैयार करते हैं और सीधे ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर देते हैं। इस युद्ध में चंद्रगुप्त की पराजय होती है। विशाखादत्त के मुद्र राक्षसा के अनुसार 324 BC में अलेक्जेंडर ने वापस जाते जाते अपनी टेरिटरीज पर कुछ ग्रीक गवर्नर्स को अपॉइंट कर दिया, जिन्होंने बाद में खुद को राजा घोषित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि युद्ध में मिली पराजय से सबक लेते हुए चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सीधे पाटलिपुत्र पर हमला करने की बजाय इन ग्रीक राजाओं के विरुद्ध हमला करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इन ग्रीक राजाओं को हराना शुरू कर दिया। इस तरह चंद्रगुप्त ने मगध की सीमाओं में बसे पंजाब के क्षेत्रों में खुद की स्थिति को मजबूत किया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सलाह पर हिमालय रीजन के राजा पर्वतका के साथ मिलकर सेना बनाई और मगध पर चढ़ाई कर दी। लगभग 322 BC आते आते चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य को समाप्त कर दिया। इस तरह मगध में मौर्य वंश का झंडा फैलाकर चंद्रगुप्त ने न अपने गुरु के अपमान का बदला लिया, बल्कि भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उस समय के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस निकेटर से हुआ। यह युद्ध 305 BC में सिंधु नदी के किनारे लड़ा गया।
इस युद्ध में चंद्रगुप्त ने अपने नेतृत्व की प्रतिभा दिखाई तथा सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह पराजित किया। युद्ध के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ। इस संधि में सेल्यूकस को हेरात, कांधार, काबुल और बलूचिस्तान के साथ साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त से करवाना पड़ा। संबंधों को मजबूत करने के लिए सेल्यूकस ने मेगस्थनीस नाम का एक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। काफी समय भारत में रहने पर मेगस्थनीस ने अपने अनुभवों को इंडिका नामक एक किताब में वर्णित किया। एक दंत कथा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की मगध विजय के बाद धनानंद की पुत्री दुर्धरा को चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेम हो जाता है और दोनों का विवाह हो गया। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त के खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पॉइजन मिलाया करते थे, जिससे चंद्रगुप्त की बॉडी पॉइजन के लिए यूज्ड टू हो जाए और एनिमीज के द्वारा पॉइजन देने पर भी चंद्रगुप्त की मृत्यु ना हो। पर अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज में क्वीन दुर्धरा चंद्रगुप्त के लिए बना खाना खा लेती है। चाणक्य जानते थे कि अब दुर्धरा नहीं बचेगी, इसलिए वो अनबॉर्न बच्चे को बचाने का डिसीजन लेते हैं और तलवार से दुर्धरा के वूम को काटकर बच्चे को बचा लेते हैं, जिसका नाम रखा जाता है बिंदुसार। फाइनली चंद्रगुप्त अपने बेटे बिंदुसार के फेवर में राजगद्दी छोड़ देते हैं और जैन मॉन्क भद्रबाहु के साथ कर्नाटका चले जाते हैं। यहाँ वह जैन रिलीजियस सेंटर श्रवण बेंगोला में अपनी बाकी की लाइफ स्पेंड करते हैं और जैन प्रैक्टिस साले खाना यानी स्लो स्टार्वेशन के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के सक्सेसर यानी बिंदुसार के बारे में। सन 297 बीसी में बिंदुसार राजा बनते हैं। ग्रीक सोर्सेज में इनको एमिटोक्रेटस यानी स्लेयर्स ऑफ एनिमीज बताया गया है। तारानाथा नाम के एक तिब्बतियन मॉन्क लिखते हैं कि बिंदुसार कॉन्कर्ड 16 स्टेट्स कंप्राइजिंग द लैंड बिटवीन द टू सीज, यानी वह साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। संगम तमिल लिटरेचर्स में वॉरियन के फार साउथ इन्वेजन के प्रमाण मिलते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि बिंदुसार के अंडर मौर्य एम्पायर मैसूर तक फैल गया था। बिंदुसार के सीरियन किंग एंटिकस I के साथ भी रिलेशन थे, जिसका प्रमाण एक पत्र में मिलता है जिसमें उन्होंने एंटिकस से स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स और सोफिस्ट की मांग की थी। फ्रेंड्स, यह बात ध्यान देने वाली है कि चंद्रगुप्त और बिंदुसार के समय मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी हमें दो सोर्सेज से मिलती है। पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरा मेगस्थनीस का इंडिका। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। कौटिल्याज एंड हिज अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में बांटा गया है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट मिलती है, जिसके अनुसार स्टेट यानी राज्य के 7 अंग होते हैं। स्वामी यानी किंग, अमात्य यानी मिनिस्टर्स, जनपद यानी टेरिटरी, दुर्ग यानी फोर्टिफाइड कैपिटल, कोश यानी ट्रेजरी, दंड यानी जस्टिस, मित्र यानी एलाय। इसके साथ ही राजा को असिस्ट करने के लिए मंत्री परिषद भी होती थी। मंत्री परिषद में युवराज, पुरोहित और सेनापति होते थे। और अगर हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य 4 प्रोविंसेस में डिवाइड था। सेंट्रल कैपिटल थी पाटलिपुत्र और प्रोविंशियल कैपिटल थी तक्षशिला, सुवर्णनगरी, तोशाली और उज्जैन। अब बात करते हैं म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की। हर गांव का एक हेड होता था जिसे ग्रामिका कहते थे और 10 गांव को मिलाकर बनता था संग्राना, जिसके हेड को गोपा कहा जाता था। कई सारे संग्राना को मिलाकर बनता था नगर, जिसके हेड को नगरक यानी सिटी सुपरिटेंडेंट कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगरक की ड्यूटीज को बताया गया है। अब बात करते हैं मेगस्थनीस की इंडिका की। जैसा कि हमने पहले जाना, मेगस्थनीस एक ग्रीक एम्बेसडर था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। कई साल भारत में रहने के बाद मेगस्थनीस ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा, जिसे उसने नाम दिया इंडिका। मेगस्थनीस ने मौर्य कैपिटल पाटलिपुत्र के बारे में काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि उसका ज्यादा समय यहीं पर गुजरा था। उसके अनुसार पाटलिपुत्र एक मोट यानी खाई से घिरी हुई थी और चंद्रगुप्त का पैलेस वुड का बना हुआ था।
मेगास्थनीज बताते हैं कि मौर्य सेना को 6 कमिटीज में डिवाइड किया गया था और हर कमेटी में 5 सदस्य होते थे। ये कमेटीज थी आर्मी, कैवलरी, एलिफेंट्स, चैरियट्स, नेवी और ट्रांसपोर्ट। इंडिका में मेगास्थनीज ने कुछ ऐसी भी जानकारी दी है जिसे हम सही नहीं मानते। जैसा कि मेगास्थनीज कहते हैं कि यहाँ कोई स्लेव नहीं था, लेकिन अर्थशास्त्र में 9 टाइप्स ऑफ स्लेव्स के बारे में बताया गया है। हम ये कह सकते हैं कि स्लेव्स की कंडीशन यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड जितनी खराब नहीं थी, इसलिए मेगास्थनीज को लगता है कि कोई भी स्लेव नहीं है। इसके अलावा वो सोसाइटीज में 7 क्लासेस को बताते हैं, ना कि 4 वर्णा को। ये 7 क्लासेस थी फिलोसफर्स, कल्टिवेटर्स, हर्ड्समैन, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, सोल्जर्स एंड काउंसलर्स। मेगास्थनीज बताते हैं कि इंडिया में 2 भगवानों को पूजा जाता है, एक लॉर्ड कृष्णा और दूसरा लॉर्ड शिवा। दोस्तों, तो हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना। 273 बीसी में बिंदुसार की डेथ हो जाती है और उसके बाद 4 साल तक बिंदुसार के बेटों के मध्य चलता है सक्सेशन के लिए युद्ध, जिसमें अल्टीमेटली विजय मिलती है अशोका को और वो बनते हैं मौर्य डायनेस्टी के अगले राजा। तो दोस्तों, सम्राट अशोक के जीवन में उनके द्वारा लड़े गए युद्ध, धर्म और बदलावों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।